नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इस समय मेरे साथ देख रहे हैं खबर तक। खबर तक पर दिखाई जाने वाले सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की अगली श्रृंखला के रूप में मैं जिस फिल्म की कहानी को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं वह फिल्म है राज तिलक। यह फिल्म वर्ष 1984 ईस्वी में रुपहले पर्दे पर प्रदर्शित की गई थी और उस वर्ष की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों में शुमार थी। इस फिल्म के निर्देशक थे राजकुमार कोहली और यह फिल्म एक मल्टी स्टारर और काफ़ी सफल फिल्म थी। इस फिल्म में हीरो की भूमिका में थे सुनील दत्त, धर्मेंद्र और कमल हासन, जबकि हीरोइन की प्रमुख भूमिका में थी हेमा मालिनी, रीना राय और रंजीता कौर। इसके अलावा इस फिल्म में खलनायक की भूमिका निभा रहे थे अजीत और मदन पुरी, जबकि राजकुमार, प्राण, ओम प्रकाश, नजमा आदि कलाकारों ने इस फिल्म में सहायक कलाकार की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में बेहतरीन नृत्य और संगीत का भी समावेशन किया गया था और खासकर इस प्रकार से राजमहलों को और राजमहलों में होने वाले युद्धों को दिखाया गया था वह काबिल तारीफ था। इस फिल्म के संगीत निर्देशक थे कल्याण जी आनंद जी और फिल्म के गानों को स्वरबद्ध किया था किशोर कुमार, सुरेश वाडेकर, आशा भोसले, अलका याग्निक आदि गायकों ने। इस फिल्म के गाने आ गए और गजब हो गया रे जुल्म हो गया ने काफ़ी सुर्खियां उस वर्ष बटोरी थी। तो आइए जानते हैं क्या है फिल्म राज तिलक की पूरी कहानी। फिल्म राज तिलक की कहानी की शुरुआत प्रतापगढ़ के राजमहल से होती है, जहां प्रतापगढ़ का राजा अपनी कुलदेवी के सामने एक पुत्र देने की प्रार्थना करता है। कुलदेवी उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लेती है। तभी राजमहल से कुछ सेवक आकर राजा से कहते हैं कि महारानी ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया है। यह सुनकर महाराज खुशी से भर जाते हैं और सारे लोगों को तोहफा देने का आदेश अपने महामंत्री भवानी सिंह, जिसकी भूमिका अजीत ने निभाई है, को देते हैं। महाराज को पुत्र होने की बात जानकर भवानी सिंह ऊपर से तो खुश होता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह महाराज और राजकुमार दोनों को मारकर राजकुमार की जगह अपने बेटा को इस राज्य का वारिस बनाने का षड्यंत्र करता है। इस षड्यंत्र के तहत वह राजमहल में अपने इशारे से विद्रोह करवा देता है। हालांकि इस राज्य का सेनापति समद खान, जिसकी भूमिका राजकुमार ने निभाई है, इस विद्रोह को दबाने के लिए पूरा प्रयास करता है। इस बीच महाराज और राजकुमार को महारानी को देते हुए इस विद्रोह को दबाने के लिए खुद भी आ जाते हैं। राज्य के कुछ विश्वासी अनुचर राजमहल में हुए इस विद्रोह में राजा और राजकुमार दोनों के खतरे में होने की बात महारानी, जिसकी भूमिका जमुना ने निभाई है, कि मुहबेले भाई अर्जुन सिंह, जिसकी भूमिका प्राण ने निभाई है, तक पहुंचा देते हैं। यह सुनकर अर्जुन सिंह तत्काल अपनी सेना के साथ राजमहल के इस विद्रोह को दबाने के लिए पहुंच जाता है। इस विद्रोह के दौरान भवानी सिंह छिपकर राजा को एक तीर से बुरी तरह से घायल कर देता है। राजा को राजमहल में घायल देख समद खान अपने भाई को राजमहल के अंदर जाकर महारानी से राजकुमार को लेकर सुरक्षित अपने घर पहुंचा देने के लिए कहता है। समद खान का भाई महारानी से ज़बरदस्ती उसके पुत्र राजकुमार को छीनकर जब वह समद खान का घर पहुंचाने के लिए जाने लगता है, तभी भवानी सिंह की नज़र उस पर पड़ जाती है और वह अपने आदमी से उस पर हमला करवा देता है। इस हमले में समद खान का भाई गंभीर रूप से घायल हो जाता है। समद खान, जिस व्यक्ति ने राजा पर तीर चलाया था, उसे पकड़ लेता है और उसे विद्रोह के सरगना के बारे में सवाल करता है। तब तक भवानी सिंह वहां आ जाता है, उसकी हत्या कर देता है। समद खान जब इस बात के लिए भवानी सिंह से सवाल करता है कि उसने सबूत क्यों मिटा दिया, तब भवानी सिंह उसे टकासा जवाब दे देता है कि महाराज को इस घायल अवस्था में देखकर उससे रहा नहीं गया और उसने इसके लिए जिम्मेदार हत्यारे की हत्या कर दी। तब तक अर्जुन सिंह भी विद्रोह को पूरी तरह से दबाकर वहां पहुंच जाता है और इस हत्या को लेकर समद खान से सवाल करता है। इस पर भवानी सिंह राजा को घायल करने वाले से बदला लेने की बात बताता है, लेकिन समद खान कहता है कि भवानी सिंह ने जानबूझकर इस विद्रोह के सरगना का नाम उजागर नहीं हो, इसलिए इस व्यक्ति को मार दिया है। इसके बाद समद खान वहां से अपना घर चला जाता है। घर जाकर जब वो अपनी पत्नी नजमा, जिसकी भूमिका योगिता वाली ने निभाई है, इसे सवाल करता है
उसका भाई राजकुमार को लेकर यहाँ आया नहीं। इस पर नजमा उसके अब तक यहाँ नहीं आने की बात बताती है। वहाँ राजमहल में राजा अपने राजकुमार को देखने की जिद करने लगता है। तब राजमाता समद खान के भाई की तलाश करने महल में इधर उधर घूमने लगती है। रास्ते में उसे भवानी सिंह मिलता है। वह उसे एक बच्चे और एक युवक की छत बिछत लाश दिखाता और इसे राजकुमार तथा समद खान का भाई बताता है। यह देखकर राजमाता काफ़ी व्याकुल हो जाती है। भवानी सिंह स्थिति का फ़ायदा उठाकर खुद अपना बेटा राजमाता को देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन राजमाता उसकी बेटा को लेने की जगह अपने मुँह बोले भाई अर्जुन सिंह से अपना बेटा देने की प्रार्थना करती है। अर्जुन सिंह इसके लिए तुरंत तैयार हो जाता है और जबरन अपनी पत्नी से उसके नवजात बेटे को छीनकर राजमाता को देने के लिए आने लगता है। अर्जुन सिंह यहाँ अपने बेटे के साथ आता है तो उसे रास्ते में भवानी सिंह मिल जाता है। भवानी सिंह उसे राजमाता की बेहोश हो जाने की बात बताते हुए कहता है कि तुम अपनी बहन यानी राजमाता को होश में लाओ और अपना बच्चा मुझे दे दो, मैं इसे इसके स्थान पर पहुँचा देता हूँ। तब अर्जुन सिंह भवानी सिंह को अपना बेटा दे देता है और अपनी बहन राजमाता को होश में लाने का प्रयास करने लगता है। भवानी सिंह अर्जुन सिंह के बेटे को लेकर जब राजमहल में महाराज को देने के लिए जाता है तो रास्ते में अपने एक सिपाही को भेजकर अपने बेटे को वहां मंगवाकर उसे अपनी गोद में ले लेता है और अर्जुन सिंह के बेटे को जान मारने का आदेश अपने सिपाही को देता है। अर्जुन सिंह के बेटे की जान लेने के लिए भवानी सिंह का सिपाही उसे एक तरफ फेंक देता है, लेकिन भवानी सिंह की पत्नी उसे रोक लेती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। भवानी सिंह अपने बेटे को राजा के पास ले जाता है। राजा उसे देखकर खुश होते हैं। इसके बाद भवानी सिंह अपने सैनिकों को समद खान को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर भेज देता है। समद खान गिरफ्तार करने आए भवानी सिंह के सैनिकों से भिड़ जाता है, लेकिन अंत में गिरफ्तार हो जाता है। समद खान को गिरफ्तार कर जब भवानी सिंह का सिपाही उसे राजा के समक्ष प्रस्तुत करता है तब राजमाता उसे देखकर भड़क जाती है। वह राजा से कहती है कि इसने ही अपने भाई के द्वारा जबरन मुझसे राजकुमार को छिनवा कर उसकी हत्या करवा दी, इसलिए आप इसे कड़ी से कड़ी सजा दें। राजकुमार की हत्या की बात सुन राजा की जान चली जाती है। तब महारानी सैनिकों को आदेश देती है कि वह इस विद्रोही को मौत की सजा दे। यह बात सुनकर समद खान रानी से कहता है कि हत्या उसने नहीं बल्कि भवानी सिंह ने करवाई है, जो इस समय उसका हितैषी बना हुआ बैठा है, लेकिन वह इस राज से पर्दा हटाकर और राजकुमार को वापस यहाँ लाकर अपने ऊपर लगे इस इल्ज़ाम के दाग को जरूर धो देगा। और जब तक वह ऐसा करने में सफल नहीं होता है तब तक वह किसी को भी अपनी जान नहीं लेने देगा। और ऐसा कर वह वहाँ मौजूद सैनिकों से भिड़ जाता है और मौका पाकर वहाँ से फरार हो जाता है। इधर समद खान का भाई विद्रोह के दौरान राजकुमार को समद खान के अनुसार उसके घर ले जाने के दौरान पूरी तरह से घायल हो गया था। वह एक बंजारे को राजकुमार को सौंप देता है और एक वैद्य से अपना इलाज करने चला जाता है। महामंत्री भवानी सिंह का बेटा राजकुमार के रूप में राजमहल में बड़ा होता है। एक दिन उसकी परीक्षा के लिए एक शेर को उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है, लेकिन वह उसे परास्त कर देता है। यह देखकर राजमाता भवानी सिंह अपने भाई अर्जुन सिंह के साथ वहां आकर शेर पर कब्जा जमाने के लिए राजकुमार शमशेर सिंह की बड़ी प्रशंसा करती है और उसे शमशेर सिंह का नाम देती है। शमशेर सिंह की भूमिका राजकिरण ने निभाई है। राजमाता के आने पर शमशेर सिंह राजमाता को प्रणाम करता है। तब राजमाता कहती है कि वह अर्जुन सिंह को भी प्रणाम करे, लेकिन राजकुमार शमशेर सिंह अर्जुन सिंह को प्रणाम करने से यह कहकर इनकार कर देता है कि मैं तो इस राज्य के भविष्य का राजा हूं और ये मेरे सामंत। इस पर अर्जुन सिंह कहता है कोई बात नहीं बहन, कम से कम राजकुमार को इस बात का एहसास तो है कि वह इस राज्य के भविष्य का राजा है। तभी एक सेवक आकर राजमाता से कहता है कि राजकुमारी मधुमती, जिसकी भूमिका रीना राय ने निभाई है, राजकुमार से मिलने के लिए आ रही है। इस पर राजमाता राजकुमार से कहती है कि इसने राजकुमारी मधुमती से उसका ब्याह पहले ही तय कर दिया है, वह उसे पत्नी रूप में स्वीकार करे। राजकुमारी मधुमती जिस रास्ते से राजकुमार शमशेर सिंह से मिलने आ रही है, उस रास्ते में बंजारे की एक टोली एक समारोह का आयोजन कर नाच गाने में मस्त है। राजकुमारी मधुमती अपना रथ वहीं रुकवा देती है। जब वह गाने की धुन को सुनती है तो आयोजन स्थल पर चली जाती है। यहाँ कबीले का एक युवक सूरज सिंह, जिसकी भूमिका कमल हासन ने निभाई है, कबीले की एक लड़की मंगला के साथ तरह तरह की मुद्रा में नृत्य कर रहा है। इस नृत्य को देखकर राजकुमारी मधुमती मंत्रमुग्ध हो जाती है और सूरज के साथ नृत्य करने लगती है। सूरज भी उसके प्रति आकर्षित होकर उसके साथ नृत्य करने लगता है।
यह देख मंगला काफ़ी गुस्सा जाती है और राजकुमारी मधुमती से बदला लेना चाहती है। तभी कबीले का एक दूसरा युवक एक सांप लाकर मंगला को दे देता है। मंगला उस सांप से मधुमती को डसवा देती है, जिससे वह मूर्छित हो जाती है। सूरज मधुमती को लेकर तंबू के अंदर चला जाता है और सर्पधनुष के स्थान पर मुंह से चूस कर विषाक्त रस को बाहर फेंक देता है, जिससे मधुमती बच जाती है। इसके बाद मधुमती वहां से चली जाती है। सूरज जब मंगला से उसके व्यवहार को लेकर सवाल करता है, तब वह कहती है कि वह उसके साथ वह अन्य लड़की को किसी भी हाल में नहीं देख सकती है। तब सूरज कहता है कि लेकिन उसे राजकुमारी मधुमती बहुत पसंद है। तभी समद खान वहां पहुंच जाता है और कहता है कि उसने इसे युद्ध विद्या इसलिए नहीं सिखाई है कि वह लड़कियों के मामले में उलझ कर रह जाए, बल्कि उसने इसे यह शस्त्र विद्या एक उद्देश्य विशेष से सिखाया है। इस पर सूरज कहता है, आप कहकर तो देखें, मैं उसे पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। समद खान एक दूसरे युवक जय सिंह, जिसकी भूमिका सुनील दत्त ने निभाई है, को भी शस्त्र विद्या सिखाता है। एक दिन उसकी परीक्षा लेने के लिए वह अपने ही कई आदमियों से जय सिंह पर आक्रमण करवा देता है। तलवार का धनी जय सिंह थोड़ी देर में उस सब को परास्त कर देता है। तभी समद खान तलवार लेकर उससे भिड़ जाता है और उसे लाचार कर देता है, लेकिन अगले ही पल जय सिंह झपट्टा मारकर समद खान से उसकी तलवार छीन लेता है और फिर उसे समर्पित कर देता है। इस पर समद खान उससे कहता है कि आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है। तलवार का यही गुण है कि वह बिना जरूरत किसी पर ना उठे, लेकिन वह अन्याय के विरुद्ध हरदम उठने के लिए तैयार रहे, चाहे अन्यायी कोई भी क्यों न हो। इस पर जय सिंह उसे गुरु दक्षिणा लेने के लिए कहता है, लेकिन समद खान कहता है कि उसकी गुरु दक्षिणा उस पर बाकी रही, जिसे वह समय पाकर उससे मांग लेगा। तब जय सिंह कहता है कि मैं उस घड़ी का बेसब्री से इंतजार करता रहूँगा। इस क्रम में जब वह समद खान को अपने पिता का नाम भवानी सिंह बताता है, तब समद खान सन्न रह जाता है, लेकिन वह अपने इस मनोभाव को जय सिंह पर प्रकट नहीं होने देता। एक दिन प्रतापगढ़ राज्य के महामंत्री भवानी सिंह की बेटी रूपा सिंह, जिसकी भूमिका हेमा मालिनी ने निभाई है, रथ पर देवी माता के पूजन के लिए आती है और पूजन कर वापस लौटकर अपना घर जाने लगती है, तो रास्ते में एक बड़ा पेड़ उसे गिरा हुआ मिलता है। कोचवान इसे देखकर रथ को रोक देता है। इस पर रूपा कोचवान और अपने साथ चल रहे अनुचरों को उस पेड़ को हटाने के लिए कहती है। कोचवान और अनुचर मिलकर भी उस पेड़ को रास्ते से नहीं हटा पाते हैं। तब तक जोरावर सिंह, जिसकी भूमिका धर्मेंद्र ने निभाई है, वहां आ जाता है और कोचवान की प्रार्थना पर उस पेड़ को एक किनारे कर देता है। इसके बाद कोचवान रूपा को लिए रथ को आगे बढ़ाता है। इस पर रूपा जोरावर सिंह को यह कहते हुए एक सिक्का उछाल कर देती है कि वह किसी का उपकार लेकर आगे नहीं जाना चाहती है। तब जोरावर सिंह यह कहकर उस सिक्के को उछाल कर ही उसे वापस लौटा देता है कि इसने उस पर कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि उसने एक लाचार महिला को देखकर उसके प्रति अपना कर्तव्य निभाया है। जोरावर सिंह का यह व्यवहार रूपा सिंह को भा जाती है। वह जोरावर सिंह से प्यार करने लगती है। तभी जोरावर सिंह का पिता सरदार अर्जुन सिंह वहां आ जाते हैं और जोरावर सिंह से कहते हैं कि यह तो प्रतापगढ़ के महामंत्री भवानी सिंह की बेटी है। फिर वह जोरावर सिंह से रूपा के यहाँ आने को लेकर सवाल करते हैं। तब जोरावर सिंह उसे सारी बात बता देता है और अपने दोस्त श्याम से मिलने के लिए वहाँ से चला जाता है। श्याम एक लड़की सपना, जिसकी भूमिका रंजीता ने निभाई है, इससे प्यार करता है। सपना इस समय अपने घोड़े को तैयार कर रही होती है। तभी श्याम जाकर उससे कहता है कि वह उसे एक बात बताना चाहता है, लेकिन बोल नहीं पाता है, लेकिन आज वह यह बात बोल कर रहेगा। फिर वह सपना से पूछता है कि उसे घोड़े बहुत पसंद हैं। इस पर सपना कहती है कि उसे घोड़े भी बहुत पसंद हैं और मर्द भी, लेकिन घोड़ा ऐसा हो जो हवा की गति से दौड़ता हो और मर्द ऐसा हो जो सामने से आकर उस घोड़ा को पकड़ ले। ऐसा कहकर वह घोड़े पर बैठकर तेजी से वहाँ से भाग जाती है। तभी जोरावर सिंह श्याम के पास आता है और उसे कहता है कि अगर वह लड़की उसे पसंद है तो वह उसके माँ बाप से उससे लेकर बात करे और लड़की को भी मनाए, और फिर भी अगर लड़की ना माने तो उसे जबरन अपना बना ले। उधर सपना का घोड़ा बेकाबू हो जाता है और वह बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है। तभी समद खान के पास से अपना घर लौट रहे जय सिंह उस आवाज़ को सुनता है और उसे बचाने के लिए चला जाता है। इस समय घोड़ा एक पहाड़ी के सबसे ऊपर चला जाता है और उसका एक भी कदम अगर आगे बढ़े तो वह नीचे गंभीर खाई में सपना के साथ गिर सकता है। तब जय सिंह, जो अपने घोड़े से उसे बचाने के लिए आ रहा था, वह झपट्टा मारकर अपने साथ ही उस ऊंचे सपना को लेकर एक ऊंचे स्थान पर गिर जाता है। तब तक श्याम और जोरावर सिंह भी वहां पहुंच जाते हैं। जय सिंह को अपने सपना के साथ जमीन पर इस रूप में पड़ा हुआ देख श्याम सिंह गुस्से से भर जाता है और अपनी तलवार से जय सिंह पर हमला बोल देता है, लेकिन तलवार का धनी जय सिंह उसे तुरंत निहत्था कर देता है।
तब जोरावर सिंह श्याम सिंह की तलवार लेकर जय सिंह से भिड़ जाता है। जोरावर सिंह को तलवार का ज्ञान नहीं होने के कारण जय सिंह उसे तुरंत अपने काबू में कर लेता है और कहता है कि वह तो सपना को बचाने के चक्कर में उसके साथ ज़मीन पर गिर पड़ा था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे गलत समझा। लेकिन मैं देखकर मैं इस बात के लिए ज़रूर दाद देना चाहूँगा कि तुम अपने दोस्त से बहुत प्यार करते हो। भले ही तुम्हें तलवारबाजी का ज्ञान नहीं है, लेकिन तुम अपने दोस्त के खातिर अपनी जान पर खेलकर मुझसे भिड़ गए। मैं चाहूँ तो तुम दोनों को मार सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि अगर तुम दोनों के स्थान पर मैं होता तो मैं भी ऐसा ही समझता और यही करता। तब तक अर्जुन सिंह भी वहाँ पहुँच जाता। इस घटना को लेकर सवाल करता है कि जोरावर सिंह और श्याम उस पर सपना से ज़बरदस्ती करने की बात करता है। इस पर अर्जुन सिंह जय सिंह से भी वही सवाल करता है, लेकिन इससे पहले कि जय सिंह कुछ बताए, सपना आकर सारी बातों का राज खोल देती है। तब अर्जुन सिंह जय सिंह से कहता है कि हर बाप को तुम जैसे बेटे पर नाज होगा। इसके बाद जय सिंह वहाँ से चला जाता है। घर जाकर जब वो अपने पिता भवानी सिंह से रास्ते में घटी घटना का उल्लेख कर अपनी वीरता प्रकट करता है, तब भवानी सिंह उल्टे उसे यह कहकर उत्कार देता है कि उसकी तलवार पर तो खून का एक धब्बा तक नहीं है और वह बहादुरी की बातें करता है। ऐसी डींगे वह अपनी माँ के पास जाकर मारे। तभी भवानी सिंह की बेटी और उसकी बहन रूपा एक आरती की थाल लिए वहाँ आती है और जय सिंह की आरती उतारती है। इस क्रम में वह उसके हाथों में लगी चोट को लेकर सवाल करती है। तब जय सिंह रास्ते वाली घटना का जिक्र करते हुए कहता है कि रास्ते में गलतफहमी के कारण उसकी 2 युवकों से लड़ाई हो गई। फिर वह दूसरे युवक की प्रशंसा करते हुए कहता है कि उसे तलवारबाजी आती तो नहीं थी, लेकिन अपने दोस्त के प्रति उसका प्यार और हौसला देखने लायक था। बड़ा ही गबरू जवान है वह। तब जय सिंह उसका नाम जोरावर सिंह बताता है, तो रूपा की नज़र में जोरावर के प्रति प्यार और प्रगाढ़ हो जाता है। रूपा जब जोरावर सिंह से दोबारा मिलती है तो अपने प्रेम को प्रकट करती है। तब जोरावर सिंह यह संदेह प्रकट करता है कि वह अपने कबीले के प्रति काफ़ी वफादार है। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें लेकर राजघराने और इस कबीले के बीच कोई बड़ा जंग छिड़ जाए, और अगर ऐसा हुआ तो मैं तुमसे ज़्यादा कबीले के प्रति खुददार रहूँगा। इस पर रूपा कहती है कि तब मैं भी अपना राज खानदान छोड़कर तुम्हारे पास चली आऊँगी। राजकुमार जो तलवारबाजी और अन्य शिक्षा को ग्रहण करने के लिए विदेश गया था, जब वापस प्रतापगढ़ लौटता है तो उसके सम्मान में वीरता का प्रदर्शन करने वाला एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें 3 कुर्सियां रखी हुई हैं और उन पर 3 सर्वश्रेष्ठ वीरों को बैठाया जाना है। इस प्रतियोगिता में सबसे पहले एक भयानक शरीर वाला डकैत जो जेल में बंद था उसे लाया जाता है। वह वहाँ उपस्थित सारे लोगों को यह कहकर ललकारता है, किसी जिसे जान से ज़्यादा कुर्सी प्यारी है वही मेरे सामने लड़ने की हिम्मत कर सकता है। उसकी ललकार सुन सूरज वहाँ आ जाता है। सूरज उससे ताकत में भले ही कम है, लेकिन अपनी फुर्ती और कुशलता के बल पर वह उसे हरा देता है और पहली कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। इसके बाद एक वीर घुड़सवार मैदान में आता है और सबको चुनौती देता है। जब कोई इससे लड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, तब सपना श्याम सिंह से कहती है कि वह इस हराने वाले नवयुवक से प्यार करेगी। तब श्याम सिंह उससे लड़ने चला जाता है। थोड़ी ही देर में वह श्याम सिंह को घोड़े से गिरा देता है और अपने घोड़े की टाप के सहारे उसकी जान लेने का प्रयास करता है। यह देखकर रूपा जोरावर के पास चली जाती है और उसे सारी बात बताती है। उसे सुनकर जोरावर सिंह वहाँ आता है और श्याम को बचाते हुए खुद उस घुड़सवार से भिड़ जाता है और उसे परास्त कर देता है। जब उसे विजेता की कुर्सी पर बैठने के लिए कहा जाता है तो वह गेला फेंक कर उस कुर्सी को ही तोड़ देता है, लेकिन कुर्सी पर नहीं बैठता है क्योंकि उसे राजघराने से काफ़ी नफरत है। इसके बाद भवानी सिंह यह घोषणा करता है कि राजकुमार शमशेर सिंह विदेश से तलवारबाजी घुड़सवारी की विशेष शिक्षा प्राप्त कर लौटा है, इसलिए उसे निर्विरोध जीत जाने दिया जाए। तब राजकुमार शमशेर सिंह एक सजे सजाए हाथी पर बैठकर मैदान के चारों ओर परिक्रमा करने लगता है। इसे देखकर जय सिंह उसके आगे दूर से ही अपना तलवार फेंककर उसे ललकारता है कि यह खेल का मैदान है और यहाँ बिना खेले कोई नहीं जीत सकता। हालांकि भवानी सिंह सैनिकों को उसे गिरफ्तार करने के लिए कहता है, लेकिन राजमाता यह कहते हुए कि जय सिंह सच बोल रहा है, बिना खेले यहाँ किसी को जीत नहीं मिल सकती है। इसके बाद जय सिंह और शमशेर सिंह के बीच जमकर लड़ाई होती है। जब जय सिंह जीत रहा होता है तभी भवानी सिंह ऊपर से एक गमला जय सिंह के हाथ पर फेंक देता है, जिससे राजकुमार शमशेर सिंह को जय सिंह पर कब्जा जमाने में मदद मिल जाती है। वहाँ से जब जय सिंह घर लौटता है तो निराशा और हताशा में एक दीवार को पीट कर अपने हाथ को लहूलुहान कर लेता है। तभी वहाँ रूपा आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोकती है। तब तक भवानी सिंह भी वहां आ जाता है और राज परिवार के प्रति सम्मान नहीं प्रकट करने के लिए जय सिंह को कोड़े से पीटने लगता है। जय सिंह खुद पीटता रह जाता है, लेकिन भवानी सिंह को कुछ नहीं कहता है।
तब इसे देखकर जयसिंह की माँ उसे बचाने चली जाती है। तो भवानी सिंह उसकी भी जान लेने की बात करता है। यह सुनकर जयसिंह भड़क जाता है और यह कहते हुए उसे आगे कुछ नहीं करने के लिए कहता है कि अगर उसने इसकी माँ के साथ कुछ किया तो यह उसके हाथ को काट कर अलग कर देगा। जयसिंह के रौद्र रूप को देखकर भवानी सिंह वहाँ से चला जाता है। एक दिन भवानी सिंह राजमाता से कहता है कि राजकुमार ने हर तरह से अपनी योग्यता सिद्ध कर दी है, इसलिए इन्हें जल्दी राजा बना दिया जाना चाहिए। इस पर राजमाता कहती है कि वो राजकुमार की मंगनी और उसके राज तिलक की घोषणा एक ही साथ करेगी। वह इस काम को बहुत जल्दी करना चाहती है, इसलिए उसने राजकुमारी मधुमती और राजकुमार शमशेर सिंह को एक शिकार के कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए एक दूसरे को अच्छी तरह से जान पहचान कर लेने के इंतजाम किया है। इससे पहले कि राजकुमारी मधुमती राजकुमार के साथ शिकार पर जाती, सूरज एक फंदे के सहारे उसके अंतर महल में आ जाता है और उससे प्यार भरी बातें करने लगता है। यह सुन राजकुमारी मधुमती उससे प्यार नहीं करने की बात बताती है। तो सूरज यह कहकर वहाँ चला जाता है कि आपके दिल ने मुझे बता दिया है कि आप मुझसे प्यार करती हैं, ऐसे में अब आप खुद ही मेरे पास चल कर आएंगी। इसके बाद राजकुमारी मधुमती राजकुमार शमशेर सिंह के साथ शिकार पर चली जाती है। यहाँ वे खाने के मेज पर बैठकर आपस में प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक गाने की आवाज़ गूंजने लगती है, जिसे सुनकर राजकुमारी मधुमती उस गायक से मिलने के लिए बेचैन हो जाती है। वह थोड़ी देर में वापस आने की बात कहकर अपने कैंप में जाती है और वहीं से छिपकर सूरज के पास चली जाती है, जो इस समय गाना गाने में मस्त है। सूरज उसे देखते ही कहता है कि मैंने कहा था ना कि आप जरूर आएंगी। इस पर राजकुमारी मधुमती कहती है कि पता नहीं क्यों ना चाहते हुए भी वह यहाँ आने के लिए मजबूर हो गई। इस पर सूरज कहता है यही तो प्रेम है। इधर ये दोनों प्रेम कर रहे होते हैं और उधर राजकुमार शमशेर सिंह राजकुमारी मधुमती को खोजते खोजते वहाँ आ जाता है। सूरज और राजकुमारी मधुमती को एक दूसरे से प्यार करते देख राजकुमार शमशेर सिंह सूरज पर पूरी तरह से भड़क जाता है और तलवार लेकर उस पर आक्रमण कर देता है। हालांकि बहुत देर तक सूरज उससे खुद को अपने बचाए रखता है, लेकिन जब सूरज लाचार हो जाता है तभी उसे चाहने वाली वह बंजारन मंगला हाथ में एक छुरा लिए हुए राजकुमार शमशेर सिंह पर आक्रमण कर उसे अपने कब्जे में कर लेती है और वहाँ से नहीं भागने की स्थिति में उसकी जान लेने की बात करती है। इसके बाद वह राजकुमारी मधुमती की तरफ हिकारत भरी नज़रों से देखते हुए सूरज को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। राजकुमारी मधुमती के ठिकाने से सूरज को लिए हुए अपने बंजारे की बस्ती में आने पर जब वह सूरज के पालक पिता को यह बात बताती है कि वह सूरज से प्यार करती है और उसे शादी करना चाहती है, तब वह बंजारा सरदार इसे समझाता है कि इन दोनों की बात शादी नहीं हो सकती, क्योंकि इस बंजारा वंश की परंपरा के अनुसार यहाँ का कोई भी युवक या युवती किसी बाहरी युवक या युवती से प्यार नहीं कर सकता, शादी नहीं कर सकता। सूरज मेरा अपना बेटा नहीं है और मैंने इसे सिर्फ पाला है, इसलिए इसकी शादी तुम्हारे साथ हरगिज नहीं हो सकती। तभी समद खान वहाँ चला आता है और सूरज से कहता है कि उसे यह जानकारी मिली है कि प्रतापगढ़ की राजमाता जल्दी ही राजकुमार शमशेर सिंह का राज तिलक करने वाली हैं, जो असली नहीं है। तब सूरज पूछता है कि वह कैसे कह सकता है कि असली राजकुमार अभी जिंदा है। तब समद खान उससे कहता है कि उसका ईमान उसे ऐसा कहता है। फिर वह सूरज को राजमाता के पास जाकर इस राज तिलक को कुछ दिनों के लिए रुकवा देने की बात कहता है। सूरज जब राजमाता के पास मिलने प्रतापगढ़ आता है तब पहरेदार उसे देख लेता है, लेकिन इससे पहले कि पहरेदार उसे पकड़े वह राजमाता के कक्ष में प्रवेश कर जाता है और उसे यह कहते हुए कि राजकुमार शमशेर सिंह उसका बेटा नहीं है, वह अभी इस कार्यक्रम को स्थगित कर दे। इस पर जब राजमाता तैयार नहीं होती है तो अपने हाथों को राजमाता के द्वारा पूजा के लिए जलाए गए दीप के ऊपर रख देता है और कहता है कि जब तक उसे राज तिलक रोक देने का वचन वह नहीं दे देती है तब तक वह अपने हाथ को वहाँ से नहीं हटाएगा। जब सूरज का हाथ काफ़ी जल जाता है तब राजमाता जबरन उसका हाथ हटा देती है। तभी वहाँ उसे ढूंढते हुए पहरेदार आ जाते हैं, लेकिन राजमाता उन सबको यह कहकर वहाँ से जाने के लिए कहता है कि यहाँ कोई नहीं है। इस पर सूरज उससे कहता है कि आप चाहती तो मुझे मरवा सकती थी, लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया। तब राजमाता बताती है कि जब वह अपने हाथ को दीपक के ऊपर रखे हुए था तब उसकी ममता जाग उठी थी और तब सूरज राजमाता को माँ कहकर प्रणाम करते हुए वहाँ से चला जाता है। राजमहल में राजमाता के पास से भागकर सूरज राजकुमारी मधुमती के कमरे में चला आता है और उससे प्यार होने की बात करता है। तब मधुमती उससे बंजारन से प्यार करने के लिए कहती है, जो इसे प्यार करती है। इस पर सूरज कहता है कि वह बंजारन से प्यार नहीं करता है, वह सिर्फ इससे ही प्यार करता है। तब तक पहरेदार वहाँ आ जाता है। पहरेदार और सूरज के बीच लड़ाई होने लगती है। वह भागने के लिए एक तरफ जाता है तो सामने राजकुमार सिंह को पाता है। राजकुमार शमशेर सिंह पहरेदार मिलकर सूरज को गिरफ्तार कर जेल खाना भेज देता है और राजकुमार
शमशेर सिंह मधुमती को भी उसके कमरे में कैद करवा देता है, नज़रबंद करवाता है। एक दिन जोरावर सिंह सपना की मां के साथ आकर उसे सपना की शादी श्याम सिंह करने राजी कर देता है। इसे जानकर जब श्याम सिंह सपना से प्यार करने के लिए जाता है तो वह सपना को जय सिंह से प्यार करते हुए पाता है। इसी क्रम में जय सिंह एक जगह लड़खड़ा कर गिर जाता है, जिससे उसके गले की ताबीज़ वहीं गिर जाती है। इसके बाद सपना और जय सिंह अपने घर जाने लगते हैं। श्याम सिंह जय सिंह के गिरे हुए ताबीज़ को अपने पास रख लेता है। सपना जब यहाँ से थोड़ी दूर जाती है तब एकांत में उसे अन्य स्त्रियों के साथ स्नान करता देख राजकुमार शमशेर सिंह उस पर भूखे भेड़िए की तरह टूट जाता है। तभी सपना के आर्त स्वर को सुनकर श्याम उसे बचाने चला आता है, लेकिन राजकुमार शमशेर सिंह लड़ाई में उसे अपनी तलवार से बुरी तरह से घायल कर देता है। तब तक किसी के बताए जाने पर जोरावर सिंह वहां पहुंच जाता है और श्याम सिंह के हाथ से तलवार छीनकर राजकुमार शमशेर सिंह को ललकारता है। इस पर श्याम कहता है कि उसे तलवार चलाना नहीं आता है, इसलिए वह राजकुमार शमशेर सिंह से लड़ाई ना करे। इस पर राजकुमार शमशेर सिंह उसे यह तंज करते हुए कहकर चला जाता है कि तुम्हारा भाई श्याम सिंह ठीक कहता है, जब तुम तलवार चलाना सीख लोगे तब मेरे पास आना और मैं तुम्हारे भाग्य का फैसला कर दूंगा। तब जोरावर सिंह श्याम सिंह से कहता है कि आज ही उसने उस मौसी से सपना की शादी तुम्हारे साथ करने की बात की है। इस पर श्याम सिंह कहता है कि सपना मुझे नहीं जय सिंह से प्यार करती है। इसके बाद श्याम सिंह अपना दम तोड़ देता है। जोरावर सिंह श्याम सिंह के मरे हुए शरीर को लेकर अपने कबीले में आता और अपने पिता अर्जुन सिंह से कहता है कि देख लीजिए राज परिवार के प्रति अपनी वफादारी। यह सुनकर अर्जुन सिंह भी उस कातिल का बदला लेने की बात करता है, लेकिन जैसे ही जोरावर सिंह इस हत्या का गुनहगार राजकुमार शमशेर सिंह को बताता है वैसे ही वह अपनी तलवार को मयान में वापस रख देता है और जोरावर सिंह से भी उसकी हत्या न करने की बात करता है। दरअसल वह राजकुमार शमशेर सिंह को गलती से अपना ही बेटा समझता है। बदले की आग में जलता हुआ जोरावर सिंह समद खान के पास आता है और उसे तलवार सीखने का आग्रह करता है। पहले तो समद खान उसे तलवारबाजी सिखाने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन जब वह जोरावर की दृढ़ इच्छा शक्ति को देखता है और यह जानता है कि यह हत्या राजकुमार शमशेर सिंह ने की है और यह उससे बदला लेने वाला है, तब वह उसे तलवार सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इससे पहले वह उसे नुकीले कीलों पर चलवाकर जोरावर सिंह की एक कठिन परीक्षा भी ले लेता है। श्याम सिंह के मारे जाने के बाद जब प्रतापगढ़ के राजमाता तक यह बात पहुंचती है तब वह शमशेर सिंह को उसके लिए धिक्कारती है। तभी अर्जुन सिंह कहता है कि राजा का प्रजा पर पूरा अधिकार है, ऐसे में अगर कोई मर भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। तभी भवानी सिंह आकर कहता है कि तुम्हारे बेटे जोरावर सिंह ने राजकुमार शमशेर सिंह को जान से मारने की कसम खाई है। इस पर अर्जुन सिंह कहता है कि राजकुमार को मारने के लिए जो कोई इसकी तरफ बढ़ेगा उसे मैं मार डालूंगा, भले ही वह मेरा ही बेटा क्यों न रहे। यह सुनकर भवानी सिंह अर्जुन सिंह की तारीफ करता है और कहता है कि तुमने पहले ही इस राज्य की वफादारी में कई काम किए हैं, कई कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन मेरा भी तो कुछ हक बनता है। इसलिए अब मेरा बेटा जय सिंह जोरावर सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़कर यहाँ लाएगा। फिर जब राजमाता और सब लोग यहाँ से चले जाते हैं तब वह अपने आदमियों से कहता है कि इस मामले में चाहे जोरावर सिंह मरे चाहे जय सिंह मरे, जीत तो दोनों ही हाल में मेरी ही है, क्योंकि भवानी जय सिंह भी मेरा नहीं, भवानी सिंह अर्जुन सिंह का बेटा है। एक दिन राजकुमारी मधुमती सूरज से जेल में मिलने आती है और उसे प्रेम करने लगती है। तभी राजकुमार शमशेर सिंह वहां आ जाता है और दोनों को प्यार करते देखता है तो वह सूरज को और कड़ी निगरानी में जेल भेज देता है और राजकुमारी मधुमती को भी उसके कमरे में नज़रबंद करवा देता है। इधर जय सिंह जोरावर सिंह को पकड़ने की एक योजना बनाता है और उसके पास यह खबर भिजवा देता है कि यहाँ जंगल के किनारे राजकुमार शमशेर सिंह ने डेरा डाला है और वह यहाँ अपना शिकार कम करता है और लड़कियों की इज्जत ज़्यादा लूटता है। यह सुनकर जब जोरावर सिंह वहाँ आता है तो शमशेर सिंह को ललकारता है। तब जय सिंह वहाँ आ जाता है और कहता है कि वह हर हाल में उसे जिंदा या मुर्दा पकड़कर भवानी सिंह के समक्ष पेश करेगा। इसके बाद जय सिंह और जोरावर सिंह में जमकर तलवारबाजी होती है। दोनों एक दूसरे के जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। तभी समद खान वहाँ आ जाता है। वह जय सिंह को जोरावर सिंह के खून से सने कपड़े को लेकर भवानी सिंह को देकर यह कहने के लिए भेज देता है कि जोरावर सिंह को उसने मार दिया है। इसके बाद वह जोरावर सिंह को भी कुछ दिनों तक छुप कर रहने के लिए कहता है। जय सिंह जब अपने पिता भवानी सिंह को जोरावर सिंह का खून से सना हुआ कपड़ा देता है तो वह बहुत खुश होता है, लेकिन जोरावर सिंह के मारे जाने की यह बात सुन उसकी बहन रूपा विह्वल हो जाती है और अपने भाई जय सिंह से कहती है कि वह जोरावर सिंह से प्यार करती है। ऐसे में जिस तलवार से उसने जोरावर सिंह की हत्या की है उस तलवार से यह अपनी भी जान दे देगी।
तब जयसिंह उसे सारी सच्चाइयों को बता देता है। कुछ दिनों बाद जोरावर सिंह राजमहल में आकर शमशेर सिंह पर हमला बोल देता है। इस पर शमशेर सिंह भी पलटवार करता है। फिर दोनों के बीच जमकर तलवारबाजी होती है, जिस क्रम में भवानी सिंह के द्वारा अचानक उसके ऊपर कुछ फेंक दिया जाता है, जिससे बचने के क्रम में वह वहां मौजूद कील पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो जाता है। तब शमशेर सिंह अपने जूते से उसके हाथ को कुचल देता है और उसे यहीं इस हाल में मरने के लिए छोड़कर चला जाता है। तभी भवानी सिंह की बेटी और उसकी प्रेमिका रूपा हाथ में एक कटार लिए वहां आती है और वहां मौजूद रक्षा प्रहरी की हत्या कर जोरावर सिंह को वहां से छुड़ाकर बाहर निकाल ले जाती है। जोरावर सिंह के राजमहल आने पर जय सिंह का पोल खुल जाता है कि उसने जोरावर सिंह की हत्या कर दी है। तब भवानी सिंह अपने वफादार रंजीत सिंह की अगुवाई में कुछ सैनिकों को लेकर अपने घर भेज देता है ताकि वहां सोए हुए जय सिंह की वह हत्या कर दे। जय सिंह को इस बात का कुछ अंदेशा था, इसलिए उसने पलंग पर तकिया और चादर को कुछ इस कदर रखा था कि मानो वहाँ कोई सो रहा हो। जब रंजीत सिंह और उसके साथ आए सैनिकों ने उसे जय सिंह समझकर पलंग पर वार किया तो दूसरे कमरे में अपनी माँ के साथ छिपा जय सिंह अपनी माँ से पूछता है कि क्या एक बाप ऐसा कर सकता है। तब उसकी माँ ने उसे बताया कि इसने उसे सिर्फ पाला है, यह उसका अपना बेटा नहीं है। फिर वह भवानी सिंह, रंजीत सिंह और सैनिकों को इधर आते हुए देखती है तो जय सिंह को वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। सैनिक यहाँ आकर उसे ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ भवानी सिंह की पत्नी के अलावा और कोई नहीं मिलता है। जय सिंह वहाँ से उदास मन से बाहर कहाँ जाए यह सोच रहा होता है, तभी सपना वहाँ आ जाती है और उससे प्यार करने की बात कहकर उसके साथ जाने लगती है। तभी उस कबीले का मुखिया अर्जुन सिंह वहाँ आ जाता है और जय सिंह को सपना को अपने साथ भगाकर ले जाने के आरोप लगाते हुए पीटने लगता है। वह कहता है कि इस कबीले के लोग ही इस कबीले के लड़का या लड़की के साथ ब्याह कर सकते हैं। जय सिंह चुपचाप अर्जुन सिंह से मार खाता रहता है। अर्जुन सिंह को ललकारने पर वह कहता है कि चूंकि इसने अनजाने में उसे बाप कह दिया है, इसलिए उस पर हाथ नहीं उठाएगा। तब अर्जुन सिंह सपना को जबरदस्ती वहाँ से अपने कबीले में ले जाता है। यहाँ सपना की माँ उसे बताती है कि वह तो इस कबीले की है ही नहीं, इसलिए इस कबीले को छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है और वह जय सिंह के साथ प्यार से जा सकती है। तब सपना जय सिंह को ढूंढते वहाँ आती है जहाँ जय सिंह उस वक्त घायल पड़ा था, लेकिन यहाँ उसे जय सिंह नहीं मिलता है। जय सिंह यहाँ से समद खान के घर चला जाता है, जहाँ समद खान अपने खुदा से यह प्रार्थना कर रहा है कि उसे उसके मंजिल तक जल्दी पहुँचा दे, क्योंकि अब वह बूढ़ा हो रहा है। जय सिंह वहाँ आकर गिर पड़ता है। तब समद खान उसे अपनी पत्नी से देखते रहने के लिए कहकर वैद्य को बुलाने चला जाता है। जब वह वैद्य के घर आता है तो इस समय वैद्य घर में मौजूद नहीं रहता है, लेकिन जब वह उसे खोजने के लिए उसके घर के अंदर घुसता है तो उसका घायल भाई जमाल वहाँ उसे मिल जाता है, जो उसे बताता है कि सूरज अभी जिंदा है। फिर वह वैद्य को लेकर जय सिंह का इलाज करवाता है। सूरज के बंजारे की बस्ती में नहीं पहुंचने से बंजारन लड़की मंगला, जो सूरज से प्यार करती है, उसे हर जगह तलाश करती है। नहीं मिलने पर एक दिन राजकुमारी मधुमती के कमरे में अचानक प्रकट हो जाती है और उसे ताना मारती है उसने सूरज को जेल में बंद करवा दिया है। इस पर राजकुमारी मधुमती कहती है कि उसे राजकुमार शमशेर सिंह ने जेल में बंद करवाया है और यह खुद भी इस कमरे में नज़रबंद है। इस पर वह बंजारन मंगला राजकुमारी मधुमती को भी लेकर जेल खाना पहुंच जाती है, जहां सूरज सलाखों के अंदर बंद है। तब मधुमती और बंजारन मंगला गाना गा गा कर सबको मदमस्त कर देती है और धोखे से जेल का ताला खुलवाती है और सबको धोखा देकर सूरज को लेकर वहां से जाने लगती है। सूरज जब राजकुमारी मधुमती के बारे में पूछता है तब वह कहती है कि उसने इसे भी जेल के अंदर ही डाल दिया। इस पर सूरज वापस लौट आता है और जैसे ही राजकुमारी मधुमती को लेकर साथ लौटने लगता है तभी सुरक्षा प्रहरी सजग हो जाता है। एक कटार सूरज को निशाना कर उसकी जान लेने के लिए चला देता है, लेकिन बंजारन मंगला इसे अपने शरीर का ढाल बनाकर रोक लेती है। तब सूरज गुस्से से उस सैनिक को भी मार डालता है, लेकिन बंजारन मंगला को नहीं बचा पाता है। फिर वो राजकुमारी मधुमती के साथ वहाँ से चला जाता है। राजकुमार शमशेर सिंह को जब इस बात की जानकारी मिलती है तो अपने सैनिकों को सूरज और राजकुमारी मधुमती दोनों को पकड़कर लाने की बात करता है। समद खान को जब प्रतापगढ़ के वारिस सूरज सिंह के जिंदा होने की खबर अपने भाई से मिलती है तो वह राजमाता के पास राजतिलक रुकवाने के लिए आता है। पहले तो राजमाता उसे गद्दार समझकर उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन जब वह अपने भाई जलाल खान को वहाँ प्रस्तुत करता है तो उसे अपने बेटे राजकुमार सूरज के जिंदा होने का भरोसा हो जाता है। इसके बाद समद खान एक दूसरा प्रस्ताव राजमाता को देता है, जिसके अनुसार राजमाता भवानी सिंह को अपने पास बुलाती है। इस समय राजकुमार शमशेर सिंह भी वहाँ मौजूद रहता है। राजमाता भवानी सिंह से कहती है कि राजकुमार शमशेर सिंह की शादी उसकी बेटी रूपा से करना चाहती है। तब प्रधानमंत्री महामंत्री भवानी सिंह
जो इस बात को जानता है कि ये दोनों भाई बहन हैं, इस शादी को करने से इनकार कर देता है। कारण पूछने पर भवानी सिंह तो नहीं, लेकिन उसकी पत्नी इस राज को खोल देती है। इस पर राजमाता भवानी सिंह से कहती है कि आज से न तो वो महामंत्री रहेगा और न उसका बेटा शमशेर सिंह युवराज रहेगा, क्योंकि ये दोनों गद्दार हैं। तभी युवराज शमशेर सिंह सैनिकों को बुलाकर राजमाता को ही कैद करवा लेता है। तब भवानी सिंह और राजकुमार शमशेर सिंह जल्दी से राज तिलक करने की तैयारी करने लगता है। शमशेर सिंह द्वारा राजमाता को जेल में डाल दिए जाने के बाद जब शमशेर सिंह का अत्याचार अर्जुन सिंह पर और प्रजा पर काफ़ी बढ़ने लगता है, तब राजमाता एक दिन जो आभूषण अर्जुन सिंह ने उसके बेटे के जन्मदिन पर दिया था, उसे अपने एक वफादार सैनिक को देकर अर्जुन सिंह के पास भेजती है, ताकि वह समझ ले कि उसकी बहन और प्रतापगढ़ की राजमाता खतरे में है। इधर जोरावर सिंह को पकड़ने के लिए शमशेर सिंह अपनी सेना के सिपाहियों को अर्जुन सिंह की बस्ती में आतंक फैलाने भेजता है, जिस क्रम में अर्जुन सिंह की पत्नी यानी जोरावर सिंह की मां भी मारी जाती है। जोरावर सिंह को जब इस बात की जानकारी मिलती है, तब वह रूपा के द्वारा रोके जाने के बावजूद घायल अवस्था में ही अपनी मां की चिता को अग्नि देने चला आता है। यहाँ अर्जुन सिंह यह कहकर उसे अपनी मां को आग देने से रोक देता है कि वह गद्दार है, और फिर उसे पीटने लगता है। जोरावर अपने पिता के द्वारा की जा रही पिटाई को तो सह लेता है, लेकिन जब वह उसे उसकी मां को चिताग्नि देने से रोकता है, तब यह उसे भी एक तरफ धकेल देता है और अपने मां की चिता को अग्नि देता है। तभी राजकुमार शमशेर सिंह वहां आ जाता है और अपने सैनिकों को जोरावर सिंह को गिरफ्तार करने के लिए कहता है, लेकिन जोरावर सिंह सबसे निपटते हुए वहां से भाग जाने में सफल हो जाता है। जोरावर सिंह के भाग जाने के बाद राजकुमार शमशेर सिंह अर्जुन सिंह को गिरफ्तार कर राजमाता के पास ले आता है और उससे कहता है कि वह उसके राज तिलक पर अपनी सहमति दे दे, और नहीं तो यह उसे और उसके भाई अर्जुन सिंह दोनों की जान ले लेगा। यह कहकर जब शमशेर सिंह वहां से चला जाता है, तब अर्जुन सिंह अपनी बहन राजमाता से पूछता है कि उसका बेटा इतना कृतघ्न कैसे हो गया। इस पर राजमाता उसे बताती है कि तुम्हारा नहीं, भवानी सिंह का बेटा है। भवानी सिंह ने तुम्हारे बेटे को इससे बदल दिया था ताकि वह प्रतापगढ़ के राज सिंहासन पर अपने बेटे को बिठा सके। भवानी सिंह की पत्नी और उसे पालने वाली मां से यह जानकर कि उसके पिता भवानी सिंह नहीं है, जयसिंह एक दिन भवानी सिंह के पास आकर उसने पिता का नाम पूछता है। इस पर जब भवानी सिंह खुद ही उसे उसका पिता होने की बात करता है, तब वह एक चाबुक से उसे पीटने लगता है, जिससे घबराकर भवानी सिंह उसे बता देता है कि उसका पिता अर्जुन सिंह है। जयसिंह के वहां से जाते ही समद खान वहां आ जाता है और भवानी सिंह से कहता है कि उसने इस पर जो गद्दारी का तमगा दिया है उसे उतार फेंकने का वक्त आ गया है, और ऐसा करने के लिए वह प्रजा के सामने भवानी सिंह को टुकड़े टुकड़े कर देगा। और यह कहकर समद खान वहां से चला जाता है। भवानी सिंह से अपने पिता का नाम जानकर जयसिंह अर्जुन सिंह के पास आता है, लेकिन यहाँ उसे अर्जुन सिंह नहीं बल्कि सपना मिलती है, जो उसे बताती है कि उसके पिता अर्जुन सिंह को तो युवराज शमशेर सिंह ने राजमहल में बंदी बना लिया है। तब जयसिंह राजमहल पर हमला कर अपने पिता को बचाने की बात करता है। इस पर सपना कहती है कि वह मेरे कबीले के लोगों को भी अपने साथ ले ले। एक दिन रूपा जब जोरावर सिंह से मिलने के लिए आ रही होती है, तो रास्ते में एक कबीलाई उसकी इज्जत लूटने का प्रयास करता है, जिससे बचने की खातिर वह भागने लगती है। भागने के क्रम में जब वह जोरावर को सामने देखती है, तो उसे इस कबीलाई की हत्या कर देने के लिए कहती है, क्योंकि यह उसकी इज्जत से को तार तार करने का प्रयास कर रहा था। तब जोरावर सिंह उससे भिड़ जाता है और उसकी जान ले लेता है। इसके बाद जैसे ही वह रूपा के साथ वहां से जाने लगता है, तभी उस कबीले का सरदार अपने सैनिकों के साथ आकर इसे घेर लेता है और कहता है कि उसने इसके कबीले के एक व्यक्ति की हत्या की है, इसलिए इसे अपने कुल देवता के सामने बलि दिया जाएगा। तब रूपा उससे कहती है कि अगर तुम्हारी बहन के साथ भी कोई ऐसे ही इज्जत लूटने का प्रयास करता और कोई उसे बचाता, तो क्या तुम उसे भी ऐसे ही बलि दे देते। तब वह कहता है अगर उसके कुल देवता के मुंह से आग निकली तो यह मान लिया जाएगा कि यह निर्दोष है, और तब उसे छोड़ दिया जाएगा। तभी सपना जयसिंह के साथ वहां आ जाती है। जयसिंह जोरावर सिंह के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि यह निर्दोष है और जो सरदार कर रहा है वह अन्याय है। तब सपना उसकी माँ, जो इस कबीले की सरदार की बहन भी है, उसे बताती है किस प्रकार से उस व्यक्ति ने पूर्व में उसके साथ भी अत्याचार किया था। इस पर कबीले का सरदार अपने शरीर के एक हिस्से को जख्मी कर उसका खून अपने देवता पर चढ़ाता है कि देवताओं को तो खून जरूर अर्पित किया जाएगा, लेकिन वह जोरावर सिंह की हत्या कर नहीं बल्कि मेरे शरीर का होगा। और फिर वह जोरावर सिंह को माफ़ी दे देता है। यही बातों के क्रम में जयसिंह जोरावर को यह भी बता देता है कि वह भी अर्जुन सिंह का ही बेटा है।
राजकुमार शमशेर सिंह को जब सूरज का पता नहीं चल पाता है तब वह उसके बंजारे के बस्ती में ही आग लगाने का आदेश अपने सैनिकों को देता है। तब भवानी सिंह कहता है कि ऐसा करते वक्त सैनिक लोगों को यह बता दे कि यह सब कुछ राजमाता के आदेश से हो रहा है। अपने बंजारे की बस्ती को इस प्रकार बर्बाद देख बंजारा सरदार जो वही समद खान के पास आता है और उसे राजमाता का आदेश बताता है। तब समद खान बंजारा सरदार से कहता है कि राजमाता ऐसा नहीं कर सकती, यह जरूर भवानी सिंह या राजकुमार शमशेर सिंह की कोई चाल है। तभी समद खान का भाई चारपाई से गिर जाता है और मरने से पहले यह बता देता है कि राजकुमार सूरज अभी जिंदा है। समद खान के भाई को देखकर बंजारा सरदार को पूर्व की वह घटना याद आ जाती है और वह समद खान को बताता है कि सूरज ही तुम्हारा खोया हुआ राजकुमार है। बंजारों की बस्ती को राख में तब्दील करने के दौरान सैनिकों को एक आभूषण मिलता है जिसे वह राजकुमार शमशेर सिंह को देता है। राजकुमार शमशेर सिंह इस आभूषण के बारे में विचार विमर्श कर ही रहा होता है। तभी भवानी सिंह वहां आ जाता है और बताता है कि यह अर्जुन सिंह ने अपने भतीजे यानी असली राजकुमार को दिया था। तब शमशेर सिंह कहता है कि इसका मतलब यह हुआ कि सूरज ही प्रतापगढ़ का असली राजकुमार है। इस बात को राजमाता भी सुन लेती है। तब राजकुमार शमशेर सिंह और भवानी सिंह राजमाता के पास जाकर जल्दी से राजतिलक की घोषणा करने वाले कागज पर दस्तखत कर देने के लिए कहती है और ऐसा न करने की स्थिति में उसके असली बेटे सूरज जो उसके जेल में बंद है उसकी हत्या कर देने की बात कहकर वहां से चला जाता है। इधर बंजारे की बस्ती में आग लगाए जाने के दौरान एक घायल बंजारा सूरज के पास शिकायत लेकर पहुंचता है और कहता है कि यह सब उसके द्वारा राजकुमारी मधुमती को यहाँ लाने की वजह से हुआ है। ऐसा कहकर वह अपना दम तोड़ देता है। तब सूरज जली हुई बंजारा बस्ती का राख उठाकर यह प्रण लेता है कि इसके लिए दोषी राजमाता को भी जलाकर ऐसे ही राख कर देगा। सूरज बदला लेने के लिए प्रतापगढ़ की राजमाता के रनिवास में चुपके से आ जाता है, लेकिन राजमाता जाग जाती है और उसे देखकर उसे अपना बेटा कहती है। सूरज उसे अपनी मां मानने के लिए तैयार नहीं होता है और कहता है कि वह उसकी मां नहीं, एक निर्दय राजमाता है जो अपनी प्राण बचाने के लिए इस प्रकार की बातें कर रही है। इस पर राजमाता कहती है कि तुम्हें भरोसा नहीं है तो मुझे भी मारकर अपने अरमान पूरा कर लो। इस पर जैसे ही सूरज राजमाता पर प्रहार करने के लिए कटार वाले हाथ ऊपर उठाता है तभी समद खान वहां आ जाता है और सूरज को सच्चाई बता देता है। लेकिन तब तक सूरज की कटार से राजमाता घायल होकर वहीं गिर जाती है और फिर समद खान के कहने पर वहीं मृतवत पड़ी रहती है। राजमहल में तैनात सैनिक राजकुमार शमशेर सिंह को इस समय समद खान और सूरज के राजमाता के पास होने की बात बताता है। तब राजकुमार शमशेर सिंह अपने सैनिकों के साथ सूरज और समद खान को मारने के उद्देश्य से वहां पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सूरज और समद खान को गायब पाते हैं और राजमाता की लाश वहां सामने पड़ी हुई मिलती है। राजकुमार शमशेर सिंह भवानी सिंह पूरे राज्य में यह बात प्रचारित करवा देता है कि राजमाता को अर्जुन सिंह ने मार दिया है और राजमाता की इच्छा को देखते हुए अब राजकुमार शमशेर सिंह का राज्याभिषेक अर्जुन सिंह को मारकर उसके शरीर से निकाले गए खून से होगा। राजकुमार शमशेर सिंह के राजतिलक को लेकर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। अर्जुन सिंह को हथकड़ियों में जकड़कर समारोह के बीच वाले स्थान पर रखा गया है ताकि हर कोई उसे देख सके। तब शमशेर सिंह यह घोषणा करता है कि वह सामान्य चंदन की जगह गद्दार अर्जुन सिंह के खून से अपना राजतिलक करेगा। इसके बाद अर्जुन सिंह को जलाने के उद्देश्य से वो भवानी सिंह वहां आकर उससे कहता है कि तुम तो राजकुमार शमशेर सिंह का राजतिलक देख नहीं पाओगे क्योंकि उससे पहले ही तुम्हारे शरीर का खून निकालने के लिए तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। लेकिन तुम इस राजतिलक के कार्यक्रम की एक छोटी सी झांकी देख लो। इसके बाद राजकुमार के इशारे पर वहाँ नर्तकियों तथा नर्तकों का कई समूह आता है, जिसमें एक समूह में छद्म में राजकुमारी मीनाक्षी, रूपा, सपना और सूरज शामिल होता है। इस नृत्य के समाप्त होते ही जब सैनिक तीर चलाकर अर्जुन सिंह का प्राण लेना चाहता है तो बीच में जोरावर सिंह आ जाता है, जिसे सैनिक पकड़ लेता है। तब जय सिंह भवानी सिंह को अपने कब्जे में लेकर जोरावर सिंह को सैनिकों के कब्जे से मुक्त करवा लेता है। तभी राजकुमार शमशेर सिंह राजकुमारी मधुमती, रूपा और सपना को अपने गिरफ्त में ले लेता है और जोरावर सिंह तथा जय सिंह को हथियार डालने के लिए कहता है। दोनों ऐसा करते हैं। तभी छद्मवेश में छिपा सूरज अचानक सैनिकों पर हमला कर देता है। इस दौरान जय सिंह राजकुमार शमशेर सिंह की असावधानी का फायदा उठाकर उसके ऊपर छलांग लगा देता है और उसके चंगुल से राजकुमारी मधुमती, रूपा तथा सपना को मुक्त करा लेता है। इस बीच राजकुमार पंडितों को जल्दी से राजतिलक कराने के लिए कहता है। तभी समद खान वहां आ जाता है और पंडितों से कहता है कि अब वह राजतिलक कभी नहीं होगा क्योंकि यह नकली राजकुमार है। फिर वह प्रमाण के तौर पर राजमाता को, जिसे वह छिपाकर अपने साथ लाया था, उसे प्रकट कर देता है। राजमाता राजकुमार शमशेर सिंह और भवानी सिंह का सारा पोल खेल देती है
और प्रजा को असलियत बता देती है। तभी राजकुमार शमशेर सिंह राजमाता को एक गहरे गड्ढे में धकेल देता है और पंडितों से राज तिलक करने के लिए कहता है। इस दौरान राजकुमार शमशेर सिंह का सैनिक था सूरज, जोरावर सिंह और भवानी सिंह के बीच भयंकर मारकाट होने लगता है। मौके का फायदा उठाकर सूरज अर्जुन सिंह के बंधन को खोल देता है और एक रस्सी के सहारे राजमाता को उस गड्ढे से निकालने के लिए चला जाता है। सैनिक बाद में उसके रस्सी को काट देता है, लेकिन तब जयसिंह जाकर उस रस्सी को मजबूती से पकड़ लेता है। इस कारण सूरज राजमाता को लेकर उस गड्ढे से बाहर आ जाता है। राजमाता की बातों पर भरोसा कर प्रतापगढ़ के सैनिक ने सूरज, जोरावर सिंह, भवानी सिंह, अर्जुन सिंह और समद खान के विरुद्ध लड़ना बंद कर दिया। यह देखकर जब राजकुमार अपने सैनिकों को ललकारता है, तब समद खान कहता है कि महारानी ने उसके पोल खोल दिए हैं, इसलिए उसके सैनिक नहीं लड़ेंगे। यह कहकर समद खान भवानी सिंह के पास चला जाता है, जो उस समय छिपकर समद खान की जान लेने के लिए आ रहा था। तब समद खान उसे मुठभेड़ में भवानी सिंह को मार देता है। इधर जयसिंह शमशेर सिंह से लड़ाई कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वह राजकुमार शमशेर सिंह को मारने के लिए उद्यत होता है, वैसे ही जोरावर सिंह वहां पहुंच जाता है और उसे रोकते हुए कहता है कि यह उसका शिकार है, और फिर वह राजकुमार शमशेर सिंह की हत्या कर देता है। इसके बाद राजमाता प्रतापगढ़ के असली वारिस सूरज का राज तिलक करने की बात करती है। इस दृश्य के साथ ही फिल्म राज तिलक की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।